Hello. So in this video we start our next lecture, and in this lecture we discuss stationary states. Sorry, stationary states. ठीक है, stationary states. ओके, सो हमने अभी श्रोडिंगर इक्वेशन देखी थी. ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ. वो थी एच साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ साई. ठीक है, और हमने देखा था कि अगर हमारा एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर वेव फंक्शन ये है साई इक्वल्स टू समेशन सी आई ज़ीरो फाई आई, तो आफ्टर टाइम टी हमारा वेव फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा समेशन सी आई टी ई की पावर माइनस आयोटा ई आई टी अपॉन एच कट फाई आई. ठीक है ना. तो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और आफ्टर टाइम टी हमारा वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व करता है ये सब हमने देख लिया था. ठीक है, तो अब स्टेशनरी स्टेट को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर जो हमारा वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन अपनी प्योर स्टेट में है. सो हम कंसीडर करते हैं एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर जो हमारा वेव फंक्शन है साई, वो क्या है, हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन है. हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन है, तो वेव फंक्शन साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन. अब आपको ये बात समझनी होगी कि साई अगर हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन है मतलब साई क्या है, अपने आप में एक प्योर स्टेट में है. ठीक है, क्योंकि देखो मैंने साई को कैसे लिखा था, ये मैंने साई को फाई आई के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा था. यहाँ पे फाई आई प्योर स्टेट्स हैं. तो प्योर स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जब हम मेज़र करते हैं, जब हम प्योर स्टेट में मेज़रमेंट करते हैं तो हमें एक सर्टेन वैल्यू मिलती है. ठीक है, पर जब हम सुपरपोजिशन स्टेट्स में या मिक्स स्टेट में मेज़रमेंट करते हैं तो डिफरेंट मेज़रमेंट में हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, जबकि प्योर स्टेट में हमें एक सर्टेन रिजल्ट मिलता है. ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो जब साई हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन हो गया मतलब साई अपनी किसी एक प्योर स्टेट में होगा, है ना, यानी कि साई इनमें से किसी एक प्योर स्टेट में होगा. तो सपोज करते हैं कि जो साई है एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर वो प्योर स्टेट फाई आई में है. ठीक है, साई टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर प्योर स्टेट फाई आई में है. अब हम आफ्टर टाइम टी देखें तो आफ्टर टाइम टी इसका ये इवॉल्व होगा, इसका इवोल्यूशन होगा. तो आफ्टर टाइम टी क्या होगा, जो हमारा साई टी हो गया, हमें पता है हम लोग क्या करते हैं, इस फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इतने फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने वेव फंक्शन को, तो हमें आफ्टर टाइम टी का वेव फंक्शन मिल जाता है. तो हो गया ई की पावर माइनस आयोटा ई आई. देखो ई आई क्यों आया, क्योंकि मेरा वेव फंक्शन आई एथ स्टेट में है. ई आई टी अपॉन एच कट और साथ में क्या आ गया फाई आई. क्लियर है. ठीक है, और इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साई टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आयोटा ई आई टी अपॉन एच कट, और फाई आई को हम वापस से क्या लिख सकते हैं साई ज़ीरो, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन है किस स्टेट में, अपनी प्योर स्टेट में. तो ये हो गया साई ज़ीरो. इतना क्लियर है क्या. ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा है कि अगर हम अपने वेव फंक्शन को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वेव फंक्शन चेंज नहीं होता. ठीक है, वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई वेव फंक्शन विद अ
कांस्टेंट स्टेट ऑफ द पार्टिकल डस नॉट चेंज, क्योंकि वेव फंक्शन बताता क्या है, पार्टिकल की स्टेट ही बताता है। डस नॉट चेंज, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो ये जो लिखा है ई की पावर माइनस आयोटा ई आई टी अपॉन एच कट, ये है क्या, ये कांस्टेंट ही है। तो जब मैंने साई जीरो की एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराई, तो क्या ये साई जीरो स्टेट चेंज होगी? ये साई जीरो स्टेट चेंज नहीं होगी। जब ये साई जीरो स्टेट चेंज नहीं होगी, तो क्या ये वेव फंक्शन आफ्टर टाइम टी के बाद क्या इस वेव फंक्शन की स्टेट चेंज हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरा इनिशियल वेव फंक्शन क्या था, प्योर स्टेट में था, और आफ्टर टाइम टी के बाद सिर्फ मेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुई है। और हमने पहले पढ़ रखा है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पार्टिकल की स्टेट चेंज नहीं होती, इसलिए वेव फंक्शन आफ्टर टाइम टी के बाद भी चेंज नहीं हुआ। और ऐसी ही स्टेट्स क्या कहलाती हैं? यही स्टेट्स हमारी स्टेशनरी स्टेट्स कहलाती हैं, क्योंकि आफ्टर टाइम टी के बाद भी हमारा पार्टिकल अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, वो स्टेट्स उसकी बनी रहती हैं। अब समझ में आया होगा कि स्टेशनरी स्टेट्स क्या होती हैं। तो स्टेशनरी स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जिनमें हमारा पार्टिकल की स्टेट चेंज नहीं होती। तो यहाँ देखने वाली बात क्या है, स्टेशनरी स्टेट्स क्या होती हैं, हैमिल्टोनियन की आइगन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस, हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस, क्लियर है ना। तो इसे याद रखना। स्टेशनरी कई बार पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी स्टेट स्टेशनरी स्टेट है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सी स्टेट स्टेशनरी स्टेट है। तो याद रखना, जो भी स्टेट हैमिल्टोनियन की आइगन फंक्शन होगी वो हमारे सिस्टम की या वो हमारे पार्टिकल की स्टेशनरी स्टेट होगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कांस्टेंट ऑफ मोशन। कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। ये आप लोग आगे क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे, कांस्टेंट ऑफ मोशन अपने एमएससी में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसे एक नेक्स्ट या हम कहीं से एक और टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स विच कम्यूट्स विद हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो अभी ये आगे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विच कम्यूट्स विद हैमिल्टोनियन, कम्यूटेटर मैंने पहले पढ़ा दिया है ना। तो एक बार इस कम्यूट का मतलब क्या है ये मैं और बता देता हूँ। एक कम्यूट क्या बता रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कम्यूटेटर ए बी। तो कम्यूटेटर ए बी क्या होता है, कम्यूटेटर ए बी की वैल्यू होती है ए बी माइनस बी ए। अगर इस कम्यूटेटर की वैल्यू 0 हो जाए तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। अगर कम्यूटेटर ए बी की वैल्यू 0 हो जाए तो ए बी बी ए के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम क्या कहेंगे कि हमारा ए कम्यूट कर रहा है बी के साथ, ए इज कम्यूटिंग विद बी, क्लियर है। ऐसे ही अगर हमारे पास एक ऑपरेटर है, सपोज ए ऑपरेटर है, किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का या किसी डायनामिकल क्वांटिटी का एक ऑपरेटर है और वो हैमिल्टोनियन के साथ ऑपरेट कर रहा है, हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इसके कम्यूटेटर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अच्छा, ये कम्यूटेटर बताता क्या है, कम्यूटेटर अगर 0 है तो ये बताता है कि ऑर्डर ऑफ द मेजरमेंट डज नॉट मैटर, ठीक है। क्या बताता है, अगर कोई भी दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ द मेजरमेंट डज नॉट मैटर। इसे याद रखना, ऑपरेटर मेजरमेंट ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। कब, जब कम्यूटेटर की वैल्यू 0 हो जाए। अगर कम्यूटेटर की वैल्यू 0 नहीं है तो हमारा ऑर्डर मैटर करेगा,
ठीक है। और अगर कॉम्यूटेटर की वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता। कैसे? चाहे आप ए बी पे ए बी का मेजरमेंट करो, मतलब पहले वी को ऑपरेट कराओ फिर ए को ऑपरेट कराओ, या आप वी ए को मेज़र करो, आप पहले ए को ऑपरेट कराओ फिर वी को ऑपरेट कराओ, ठीक है। तो ये हमारा मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑर्डर डस नॉट मैटर, ये क्या है? कॉम्यूटेटर का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो अब हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो लेट ए इज़ अ डायनामिकल वेरिएबल, ठीक है। डायनामिकल वेरिएबल क्या होते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें मेज़र करना होता है, डायनामिकल वेरिएबल। और जब ये डायनामिकल वेरिएबल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होगा, जैसा हमें पता है कि x के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या होता है? x। मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या होता है? px, ठीक है। एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या होता है? हैमिल्टोनियन, है ना। और पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? vr, ठीक है। ये ऑपरेटर हमने पढ़ा है। ये क्या होता है? माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स। हैमिल्टोनियन हम लोग पढ़ चुके हैं, एच कट इज माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल v, ठीक है। टोटल एनर्जी का हो गया। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये वाला ऑपरेटर केवल काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है, ठीक है। और ये कंप्लीट हैमिल्टोनियन को, या फिर अगर हमें टाइम के पर्सपेक्टिव में बात करनी हो तो आयोटा एच का डेल ओवर डेल टी, ठीक है। ये टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर है। और अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम सिंपल अपने पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल का जो भी हमारा फंक्शन होता है उससे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हमें डायनामिकल वेरिएबल्स का मेजरमेंट करना होता है तो हम अपने सिस्टम पर उस डायनामिकल वेरिएबल से के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स को ऑपरेट कराते हैं। तो लेट ए इज अ डायनामिकल वेरिएबल एंड कैपिटल A is the corresponding हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। अब ये हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे हुआ ये थोड़ा समझना है। देखो हमारे पास जितने भी रियल या जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सब के ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में जब मैट्रिक्स पढ़ा था तो हमें पता था कि हमारा जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है उसकी आइगन वैल्यूज़ कैसी होती हैं? रियल होती हैं। और हम लोग जानते हैं आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? आइगन वैल्यूज़ ही तो हमारे मेजरमेंट हैं। और फिजिकल ऑब्जर्वेबल जो हैं उनके मेजरमेंट्स कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए। इसीलिए जितने भी हमारे फिजिकल ऑब्जर्वेबल हैं उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे पास ऑपरेटर हैं वो सब कैसे ऑपरेटर होते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। अब यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। ये इसमें समझने वाली बात है क्या कि ये जो हमारा ऑपरेटर ए है ये हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रहा है। तो सपोज ये कंडीशन है, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ मोशन की ये कंडीशन है जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, उसे नोट कर लेना। सपोज ए इज कम्यूट्स विद एच, मतलब ए हैमिल्टोनियन एच के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक। अब हम कंसीडर करते हैं कि इसकी जो भी ए की आइगन वैल्यूज़ हैं वो सब कैसी हैं? नॉन डीजनरेट है, ठीक है। ये हम सिंपल करने के लिए कर रहे हैं अपने प्रूफ को। ज़रूरी नहीं है कि ए की जो आइगन वैल्यूज़ हों वो नॉन डीजनरेट हों, वो डीजनरेट भी हो सकती हैं। अगर वो डीजनरेट होंगे तो हमारा थोड़ा सा प्रूफ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। पर रिजल्ट सेम ही आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमारे जो ए के आइगन वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं? नॉन डीजनरेट हैं, ठीक। तो फॉर सिंप्लिसिटी we assume that the eigen values of A is नॉन डिजनरेट। अब देखो अगर ए के आइगन वैल्यूज नॉन डिजनरेट हो गई तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होंगे वो सब कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज नॉन डीजेनरेट एंड, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शंस हैं वो सब कैसे होंगे, फाई आई, सॉरी, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस वो क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, फाई आई, ठीक है। और किसी भी, अगर ये नॉन डीजेनरेट हैं तो किसी भी आइगन फंक्शन के लिए दो वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर एक आइगन फंक्शन के लिए एक यूनिक वैल्यू होगी, ठीक। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये हमने लेक्चर 6 में डिस्कस करा था, ठीक। अब एक बात बताओ, ये भी जो लाइन में बोल रहा हूँ ये भी हम सब पढ़ के आ चुके हैं कि अगर दो ऑपरेटर कॉम्यूट्स करते हैं, ठीक, अगर दो ऑपरेटर कॉम्यूट्स करते हैं तो उनके आइगन फंक्शंस का एक कॉमन सेट हमें मिलता है। अगर दो ऑपरेटर्स कॉम्यूट करते हैं तो उनके आइगन फंक्शंस का हमें एक कॉमन सेट मिलता है, ठीक। तो वो लाइन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एज ए एंड एच कॉम्यूट्स द आइगन फंक्शंस फाई आई, द आइगन functions phi I are also the eigenfunctions of H and form a basis for state space and form a basis फॉर स्टेट स्पेस, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर मेरा ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन कॉम्यूट कर रहे हैं तो उनके जो आइगन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो कॉमन होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें आइगन फंक्शंस का एक ऐसा सेट मिलता है जो उन दोनों के लिए कॉम्यूट, मतलब सॉरी, अगर ए और एच कॉम्यूट करते हैं तो हमें आइगन फंक्शंस का एक ऐसा सेट मिलता है जो दोनों फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स यानी कि हैमिल्टोनियन और हमारी जो ए है इन दोनों के लिए कॉमन हो। अब नेक्स्ट लाइन है, ये जो भी हमें सेट मिलेगा, ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, स्टेट स्पेस के लिए बेसिस फॉर्म करता है। अब ये स्टेट स्पेस के लिए बेसिस कैसे फॉर्म कर रहा है, तो मैंने बताया था ना कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं, नॉन डीजेनरेट है। जब आइगन वैल्यूज़ नॉन डीजेनरेट हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है, ऑर्थोगोनल। और अगर ये ऑर्थोगोनल हैं तो सिंपल सी बात है, अगर ये ऑर्थोगोनल हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और हमें पता है कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट स्पेस के लिए एक बेसिस का काम करता है, या लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हमारे स्पेस के लिए बेसिस फॉर्म करता है, ठीक है। इसीलिए जो भी हमें आइगन फंक्शंस मिलेंगे जो ऑपरेटर ए और हैमिल्टोनियन एच, ऑपरेटर ए और हैमिल्टोनियन एच के कॉमन होंगे, वो हमारे स्टेट स्पेस के लिए एक बेसिस का काम करेंगे, ठीक है। अभी जो फाई आई है ये ए के आइगन फंक्शन है, तो मैं आइगन वैल्यू इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ, है ना। यानी कि ऑपरेटर ए को अगर मैं फाई आई पर ऑपरेट कराऊँ तो मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी और वापस से यही ऑपरेटर मेरे को यही आइगन फंक्शन मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो मेरा फाई आई है ये मेरा हैमिल्टोनियन का भी आइगन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये ए और एच आपस में क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं। और जब ये कॉम्यूट कर रहे हैं तो मेरे को पता है कि जब भी दो ऑपरेटर्स आपस में कॉम्यूट करते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कॉमन आइगन फंक्शंस का सेट मिलता है, जो मैं ऊपर सब डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब मैंने हैमिल्टोनियन को फाई आई पर ऑपरेट कराया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिलेगी, एनर्जी, क्योंकि हैमिल्टोनियन क्या करता है, एनर्जी दे देता है। तो एच को मैंने फाई आई पर ऑपरेट कराया, मेरे को क्या मिल गया, उसके उस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी मिल गई। अब हम सपोज करते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0 वेव फंक्शन, तो हमारे पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। तो जैसे मैंने पहले बताया वेव फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये फाई आई बेसिस का काम कर रहा है तो वेव फंक्शन को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि समेशन
CI0 फाई आई। ये क्लियर है? ठीक है। अब आफ्टर टाइम t के बाद वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व होगा, वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व होगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपल CI0 ऐसे ही रखते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी है उसके e की पावर माइनस आयोटा EI t अपॉन एच कट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सब हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, इसलिए पिछली क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा साई टी निकल के आ गया। और इस पूरी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरी टर्म को हम लोग कहते हैं CI t, है ना। तो इस साई टी की वैल्यू क्या हो गई, साई टी हो गया समेशन CI t फाई आई। क्लियर है? ठीक। अब मुझे साई टी की वैल्यू आ गई समेशन CI t फाई आई। अब मुझे मेजरमेंट में AI की प्रोबेबिलिटी देखनी है, ठीक है, कि इस AI की प्रोबेबिलिटी क्या है। AI की प्रोबेबिलिटी का मतलब है मुझे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी देखनी है कि मेरा पार्टिकल फाई आई स्टेट में है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ और क्लियर होगा। नाउ वी want to find the probability of AI, ठीक है। तो AI की probability देखनी है। अब मेरे को बताओ AI किस स्टेट में है, AI फाई आई स्टेट में है। तो मुझे फाई आई स्टेट की अगर probability निकालनी है तो probability कैसे निकालूंगा, फाई आई का इनर प्रोडक्ट लूंगा साई टी के साथ और इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर, ठीक। अब मेरे को पता है कि जितने भी यहाँ पे कैसे स्टेट्स मिलेंगे मुझे, फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, फाई आई, फाई एन। अब जब मैं इन सबका फाई आई के साथ इनर प्रोडक्ट लूँगा, ठीक है, हर किसी का फाई आई के साथ इनर प्रोडक्ट आएगा क्योंकि साई टी के साथ इनर प्रोडक्ट का मतलब है इस सब स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट, है ना। तो केवल इस स्टेट को छोड़कर बाकी सबके साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, जीरो। जीरो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सब कैसे हैं, ऑर्थोगोनल। तो देखो हर चीज़ का लिंक है। और फाई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि ये सब ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शंस हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल नहीं है। ऑर्थोगोनल तो है ही, साथ में ऑर्थोगोनल के साथ क्या है, ऑर्थो नॉर्मल। तो ऑर्थो नॉर्मल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CI t का स्क्वायर। अब ये कैसे मिलेगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे हर जगह क्या आएगा, CI t, देखो यहाँ पे आएगा C1t, यहाँ पे आएगा C2t, यहाँ पे आएगा C3t, यहाँ पे आएगा CI t और यहाँ आएगा CNT। तो कांस्टेंट तो इनर प्रोडक्ट से बाहर आ जाता है। अगर मैं x CY इसका इनर प्रोडक्ट लूँ तो C क्या होगा, इनर प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा क्योंकि C कांस्टेंट है और x और y का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही CI t बचेगा और इसकी वैल्यू फाई आई से इनर प्रोडक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, CI t का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा CI t है क्या, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। CI t है क्या, तो CI t है C0 e की पावर माइनस आयोटा EIT अपॉन एच कट। तो CI t का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CI, ठीक है। ये किसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसके मॉड का मतलब इसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो कॉम्प्लेक्स के मॉड के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि C*0 e की पावर ये हो जाएगा प्लस आयोटा EIT अपॉन एच कट और ये हो जाएगा C*0 e की पावर माइनस आयोटा EIT अपॉन एच कट, ठीक है। तो C*0 और यहाँ पे C* थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे तो ये C ही रहेगा, ठीक है। C*0 C0 का अगर मैं साथ में लिख लूँ तो हो जाएगा मॉड ऑफ C0 का स्क्वायर और e की पावर आयोटा EIT अपॉन एच कट और e की पावर माइनस आयोटा EIT अपॉन एच कट, इससे कट जाएगा। तो ध्यान से देखो CIT का स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी थी आफ्टर टाइम t
वो सेम आ गई प्रोबेबिलिटी एट टी इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरे पार्टिकल की आफ्टर टाइम टी के बाद भी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, क्या चेंज हो रही है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो सेम ही प्रोबेबिलिटी है, बट दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 0, यानी कि टाइम मेरा देखो टाइम चेंज हो गया, पर टाइम के चेंज होने के साथ मेरे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई। अब पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई यानी कि मेरा पार्टिकल जिस स्टेट में था मेरा पार्टिकल उसी स्टेट में है, क्योंकि अगर मेरा पार्टिकल स्टेट चेंज करेगा तो टाइम टी के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो चेंज होनी चाहिए थी। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो मैंने क्या बताया, इसमें जो मैंने हेडिंग लिखी थी उसमें मैंने लिखा था कांस्टेंट ऑफ मोशन। कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब है कि वेव फंक्शन में या मेरी स्टेट में ये जो मेरी क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मेरे जो पार्टिकल था फाई आई उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो भी क्या थी, कांस्टेंट थी। या हम कह सकते हैं हमारी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है, कंजर्व है। तो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कि आपको 4 वेव फंक्शन देगा या आपको एक वेव फंक्शन देगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 4 ऑपरेटर्स दे देगा और उन ऑपरेटर्स में से आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा इनमें कांस्टेंट ऑफ मोशन है या कौन सी क्वांटिटी कंजर्व है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल निकालना है ए विद हैमिल्टोनियन और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो इस बात को आप कॉपी पे नोट करके लिख लो, ये जेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेस्ट। जैम में नहीं पूछा जाता पर जेस्ट में बहुत पूछा जाता है। तो कांस्टेंट ऑफ मोशंस क्या होते हैं, अगर मैं उस क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन के साथ कॉम्यूटेटर लूँ और मेरे कॉम्यूटेटर की वैल्यू 0 आ जाए तो वो क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन। और इसका प्रूफ क्या है, ये प्रूफ है आपके सामने। हमने देखा कि जब हमने आफ्टर टाइम टी के बाद भी प्रोबेबिलिटी का मेजरमेंट करा तो हमारी प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, सही। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो ए है ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है। ठीक, अच्छा इसमें कुछ बातें नोट करने की है कि हमारा साई कांस्टेंट नहीं है, हमारी जो साई है ये स्टेशनरी स्टेट नहीं है, क्योंकि साई क्या है, ये डिफरेंट फाई आइस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये साई क्या है, हमारी डिफरेंट फाई आइस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी साई हो वो स्टेशनरी स्टेट हो, पर हो भी सकती है कब, जब हमारा साई फाई आई ही हो जाए, यानी कि पार्टिकल पहले से ही एक प्योर स्टेट में प्रेजेंट हो, तब तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये स्टेट है ये स्टेशनरी स्टेट है, पर जनरली हम नहीं कह सकते। ठीक है, क्लियर।